तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात समानुपात के अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात कहते हैं किसको? अनुपात कहते हैं कि दो राशियों के मध्य का निश्चित संबंध या संख्या किसी के कितनी गुना है या किसी संख्या का कोई भाग है, वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया संख्या 20 और 10, 20 और 10, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना है। कितनी गुना है? 2 गुना है। या इसको हम भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कितने भाग है, तो हम लिख सकते हैं 2/1 भाग है। कितने भाग है? 2/1 भाग। या क्वेश्चन ऐसा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना भाग है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 1/2। क्यों लिखा है 1/2? क्योंकि हम 10 और 20 लिखेंगे। तो अनुपात का मतलब ही यह होता है, सरल अनुपात का मतलब कि जब तक संख्या को समान संख्या से विभाजित होती रहे तब तक हमें विभाजित करना है। और यह जो पद कहलाता है यह कहलाता है पूर्व पद। ये क्या कहलाता है? पूर्व पद। और यह कहलाता है, ध्यान रखना, पर पद। यह क्या कहलाता है? पर पद। कि बाद वाला पर पद कहलाता है, आगे वाला पूर्व पद कहलाता है। तो जब तक अनुपात के अंदर पूर्व पद और पर पद जब तक अभाज्य संख्या नहीं बन जाती है तब तक अनुपात नहीं होती है। तो अब देखो अभाज्य संख्या कब बनेगी? जब इन्हें काट देंगे 2:1 हो जाएगी। तब ये 2:1 किसी निश्चित एक संख्या से नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगी? इनकी अनुपात हो जाएगी। अनुपात का मतलब दो संख्याओं के मध्य के अंदर निश्चित संबंध दिखाना कि ये कितने गुना है या कितने भाग है। अब यहां से आपके प्रश्न कैसे आएंगे कि अनुपात में से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? तो देखो कि आपसे डायरेक्टली ही पूछ लिया जाए कि 4:3, 4:3 का विलोमानुपात होगा, या नाम आ जाए व्युत्क्रम। या नाम आए विलोमानुपात या नाम आए व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? तो विलोमानुपात का मतलब होता है कि पहली संख्या और ये जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या अगर बढ़े तो दूसरी संख्या घटनी चाहिए, और पहली संख्या अगर घटे तो दूसरी संख्या बढ़नी चाहिए। या हम ऐसा कह सकते हैं विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात का मतलब दो संख्याओं में उल्टा कर दीजिए। दो संख्याओं में क्या कर दीजिए? उल्टा। कि 4:3 का विलोमानुपात क्या होगा? तो विलोमानुपात होगा 3:4। अब ये 3:4 कैसे है? कारण क्या है? अब जैसे मान लीजिए संख्या आपको 3 दे दी जाए और 3 संख्या देकर के आपसे कहा जाए कि व्युत्क्रमानुपात होगा, तो आप ऐसा मत कर देना कि भाई 2:3:4 आपसे दे दिया जाए और कहे व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो आप कर दे 4:3:2, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। कि ये संख्या उल्टी हुई तो कैसे हुई? कि दो संख्या को हम उल्टा कर देते हैं व्युत्क्रम में। क्यों करते हैं? कारण ये होता है कि इनका हम लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं? लघुत्तम। कि पहली संख्या 1/4, दूसरी संख्या 1/3, तो 4 और 3 का लघुत्तम लिया, कितना है? 12। तो यहाँ पर रख दीजिए 12, यहाँ भी रख दीजिए 12। तो 4 से 12 घटा 3 बार और 3 से 12 घटा 4 बार, तो ये इनका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा या विलोमानुपात। तो 3:3 कितने आए? 4। अगर 3 संख्या आपसे दे दी जाए कि 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो हम 4:3:2 नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे? इनका लघुत्तम लेंगे। तो वह संख्या है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इनका लघुत्तम लिया 2, 3 और 4 का, तो लघुत्तम आया 12। कितना आया? 12। तो हम यहाँ रखेंगे 12 इंटू 12 और इंटू क्या कर देंगे? 12। तो 2 से 12 कटेगा 6, 3 से 12 कटेंगे 4 और 4 से 12 कटेगा 3। तो इनका व्युत्क्रमांक होगा 6:4:3, ना कि 4:3:2, क्योंकि दो संख्याओं को ही केवल हम उल्टा लिख सकते हैं। कितनी संख्याओं को लिख सकते हैं? दो संख्याओं को ही केवल उल्टा लिख सकते हैं। 3 संख्याओं को उल्टा नहीं लिखा जाता, क्योंकि दो संख्याओं का लघुत्तम लेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी। तो एक प्रश्न तो ये आएगा कि भाई विलोमानुपात या व्युत्क्रमांक क्या होगा। नेक्स्ट आपके अनुपात में क्वेश्चन कौन सा आएगा? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि 2:5
का वर्गानुपात क्या होगा? कि 2:5 का वर्गानुपात क्या होगा? तो हमें 2 और 5 का वर्ग लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग। तो भाई 2 का वर्ग कितना होता है? 2 स्क्वायर कितने होंगे? 4 और 5 स्क्वायर 25। तो भाई 2:5 का वर्गानुपात होगा 4:25। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि यहां पर लिख दिया गया कि 4:25 ये दे दिया गया और कह दिया गया का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो हमें इनका वर्गमूल करना पड़ेगा कि रूट के अंदर क्या रखेंगे? 4 और रूट में क्या रखेंगे? 25। तो भाई 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये ध्यान में रखना है कि अनुपात में हमें वर्गानुपात पूछा है या वर्गमूलानुपात पूछा गया है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। आपसे घन मूलानुपात या घन अनुपात भी पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 4:5 का घनानुपात बताओ। 4:5 का क्या बताना है? घनानुपात बताना है। तो हमें 4 का घन लिखना होगा। तो 4 का घन कितना होता है? 64 और 5 का घन लिखना है। 5 का घन कितना होता है? 125। तो हमारा आंसर होगा 64:125। या इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है कि घन मूलानुपात कि 64:125 का घन मूलानुपात बताइए। तो वह 64 का घनमूल कितना होता है? तो 64 का घनमूल कितना होगा? 4 और 125 का घनमूल कितना होगा? 5। तो आंसर हम कर देंगे क्या? 4:5। तो अनुपात के अंदर आपसे विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात पूछा जा सकता है, वर्गानुपात या वर्गमूलानुपात भी आपसे पूछा जा सकता है, या घनानुपात या घनमूलानुपात भी पूछा जा सकता है, या आपको अनुपात दे करके मिश्रानुपात भी पूछा जा सकता है कि दिए गए अनुपातों का मिश्रानुपात क्या है। जैसा देखो कि संख्या आ गई कि 2:3, 4:5, 3:4 का मिश्रानुपात बताओ। इनका मिश्रानुपात कितना होगा? तो हम लिखेंगे 2:3। तो हम लिखेंगे 2/3। हमेशा ध्यान रखना पूर्व पद को हमेशा अंश में लिखा जाएगा और पर पद को हमेशा हर में लिखा जाएगा। तो 2/3 इंटू लिखेंगे 4/5 इंटू 3/4 और इनका हमें मिश्रानुपात बताना है। तो 4 से तो 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कितने बचे? 2, बट्टा में कितने बचे? 5। तो भाई इनका मिश्रानुपात होगा 2:5। कितना होगा? 2:5। तो ये कई तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, एक आता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। कि भाई समानुपात क्या होता है? यह तो है अनुपात। अनुपात का मतलब तो होता है दो ही संख्याओं के मध्य के अंदर संबंध को दर्शाना। समानुपात के अंदर 4 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 4 संख्या। जैसे मान लीजिए कि A:B, यह चिन्ह होता है समानुपात का। C:D, कि इनके अंदर क्या होता है? समानुपात में। तो ध्यान रखना कि ये बाहर वाली ये दोनों संख्या कि प्रथम पद और चतुर्थ पद, कौन सा पद? चतुर्थ पद। प्रथम और चतुर्थ पद ये दोनों बाह्य पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य पद। और द्वितीय और तृतीय पद ये कहलाते हैं मध्य पद। क्या कहलाते हैं? मध्य। तो समानुपात के अंदर बाह्य पद बराबर होता है मध्य पद। बराबर क्या होता है? मध्य पद। कि बाह्य पद के बराबर क्या होंगे? मध्य पद। अर्थात ये हुआ कि AD के बराबर में होगा BC। AD के बराबर में कौन संख्या रहेगी? BC। अब उदाहरण के लिए देखो कैसे कि इनमें से आपसे कोई भी संख्या पूछी जा सकती है कि भाई ये यहां पर संख्या न देकर के आगे वाली संख्या दे दे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कैसे? जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ गया कि x अनुपात 4 समानुपात 12 अनुपात 6, तो x का मान बताओ।
किसका मान बताना भाई? x का मान बताना। अब हमें अच्छी तरह से पता है समानुपात के अंदर कि पहली और चौथी संख्या दोनों बाह्य पद होंगे और दूसरी और तीसरी संख्या मध्य पद होंगे। तो बाह्य पद मध्य पद के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो बराबर के लिए हम क्या करेंगे भाई? मध्य पद तो कौन सा है? 4 इंटू 12 और बाह्य पद कौन सा है? x इंटू 6। यही तो बाह्य पद है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 और इधर हम 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x। जैसे ये 6 इधर आएंगे तो बट्टा में आ जाएंगे ना, तो हम लिख देंगे 48/6 बराबर में क्या रह गया? x रह गया। तो अब 6 का हम 48 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अर्थात आंसर होगा तो x का मान बताइए 8 होगा। कितना होगा? 8। अब आप खुद देखिए 8 और 6 को गुणा करेंगे तो 48 आते हैं, 12 और 4 को गुणा करेंगे तब भी कितने आते हैं? 48। यानी कि दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गई कहानी? तो ये आपसे पूछी जाएगी किसमें? अनुपात और समानुपात। अब एक एक तरीके का इनके क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर दो। चार अनुपात 5 का विलोमानुपात बताओ। सेकंड क्वेश्चन है 8:9 का वर्गानुपात बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 अनुपात 512 का घनमूलानुपात बताओ। 4 नंबर क्वेश्चन है 5:3 2:7 4:3 का मिश्रानुपात बताओ। क्वेश्चन है 4:5 का विलोमानुपात बताओ। तो दो संख्या दे रखी है 4:5 का विलोमानुपात, तो हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा। तो आंसर हो जाएगा कितना? 5:4। ये इनका क्या हो जाएगा? विलोमानुपात हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा है 8:9 का वर्गानुपात बताओ। वर्गानुपात का मतलब है 8 का वर्ग लिखना है, 9 का भी वर्ग लिखना है। तो भाई 8 का वर्ग कितना होता है? 64 और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। आंसर हो जाएगा 64:81। फिर 125:512 का घनमूलानुपात बताओ। तो भाई 125 किसका घनमूल है? 125 का घनमूल कितना है? 5 और 512 के लिए 8। तो अनुपात हो जाएगा क्या? 5:8। फिर पूछा मिश्रानुपात बताओ। तो भाई हम लिखेंगे मिश्रानुपात के लिए 5/3 इंटू 2/7 इंटू क्या कर देंगे? 4/3। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, संख्या नहीं कट रही है तो डायरेक्ट क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, बट्टा के अंदर 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे 63। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40:63 कि इनका मिश्रानुपात क्या होगा? तो 40:63 इनका क्या हो जाएगा? मिश्रानुपात हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई यहां तक एकदम?
नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, x अनुपात 8 समानुपात 14 अनुपात 5 हो तो x का मान बताओ। हो तो x का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन आ गया, 9,4 का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती बताओ। फिर क्वेश्चन आ जाए 8,3, 12 का चतुर्थानुपाती याद कीजिए। प्रश्न आया आपके पास में कि x अनुपात 8 समानुपात 14 अनुपात 5 हो तो x का मान बताओ। तो भाई x का मान बताने के लिए हम समानुपात में क्या करेंगे कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल, तो बाह्य संख्या को गुणा करेंगे तो 5x, कि 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x बराबर क्या होना चाहिए, मध्य संख्याओं का गुणनफल। तो मध्य संख्या क्या है 8 इंटू 14, तो भाई 5x बराबर 14 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो ये जैसे ही हम 5 इधर ले जाएंगे तो बट्टा में रहेंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 112/5, और 112 में हम 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार 22.2 सॉरी 4। तो ये आपके क्या हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी कि x का मान कितना है, तो x का मान है 22.4। फिर क्वेश्चन है आगे देखिए 9,4 का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती बताओ इसका मतलब यह संख्या बाह्य संख्या है। यह संख्या कैसी है बाह्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे कि 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 4, यानी बाह्य संख्या में दे रखी है 9 और 4। आंतरिक संख्या हमारे पास में नहीं है, इसने पूछा है, लेकिन शर्त वही रहेगी कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल और आंतरिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36। तो जैसे ही हम ये x का मान निकालेंगे, मध्यानुपाती निकालेंगे, यहां से स्क्वायर हटेगा, यह संख्या रूट में रहेगी। x बराबर क्या लिख देंगे √36। तो √36 भाई किसका वर्गमूल होता है 36, तो 6 का होता है। तो मध्यानुपाती कितना है 6, अर्थात यहां भी 6 है और यहां भी कितना है 6। तो आप खुद देखिए कि आंतरिक संख्याओं को गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 4 को 9 से गुणा करेंगे तब भी 36। तो दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। कहानी समझ आ गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 8,3, 12 का चतुर्थानुपाती बताओ। तो चतुर्थानुपाती के लिए कि 8/3 समानुपात 12/x। चतुर्थानुपाती का मतलब चौथी संख्या में बतानी है। तो शर्त वही रखनी है वापस कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 8x बराबर में क्या लिख देंगे 3 को 12 से गुणा करेंगे तो 36, x बराबर हो जाएगा 36/8। तो 36 के अंदर हम 8 का भाग देंगे तो 4.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि 8 को हम 4.5 से गुणा करेंगे, 8 को 4.5 से तब भी कितना आएगा 36। 12 को 3 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 36। तो बस ध्यान यही रखना है समानुपात के अंदर कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात पहली और चौथी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल के हमेशा क्या रहेगा
बराबर रहेगा। क्लियर है कहानी? तो x आपको चाहे इनके अंदर कहीं पर भी दिया, आप आंसर निकाल लोगे ना। चाहे यहाँ पर x रखेंगे तो यहाँ वाली वो संख्या देगा। कहानी क्लियर हुई? ठीक है। अब नेक्स्ट कि राम व श्याम की आयु का अनुपात, राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है तथा दोनों की आयु का योग, तथा दोनों की आयु का योग 35 वर्ष है। तो राम की आयु बताओ, और राम की आयु बताओ। क्वेश्चन है कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है तथा दोनों की आयु का योग कितना है? 35। कि दोनों की आयु का योग हमें दे रखा है कितना? 35। और हमसे अलग से पूछ रही कि राम की आयु बताओ। तो भाई एक तो है राम, दूसरा है श्याम। अब इनकी हमें अनुपात दे रखे हैं कि राम की अगर आयु 3 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है? 6। यानी राम की आयु अगर 6 वर्ष है तो श्याम की 8, राम की 9 है तो इसकी 12। कहानी समझ आ गई? ये दोनों क्या दे रखा है? दोनों के बीच का रेशियो दे रखा है कि भाई ये 3 रहेगा तो ये 4 रहेगा। क्लियर है कहानी? अब आगे हमें क्या दे रखा है? तथा दोनों की आयु का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? योग। कि दोनों की आयु का योग कितना है? 35 वर्ष। तो आप यहां देखिए, अनुपात में योग कीजिए। यहां योग है तो अनुपात में क्या करेंगे? योग। कि राम की 3 अनुपात, श्याम की 4 अनुपात। तो दोनों का योग कितना हुआ? 7 हुआ। हमारे अनुपात में हो रहा है 7, लेकिन वर्ष कितना? 35। तो 35 वर्ष कितने अनुपात का मान है? 7 का मान है। हमें किसकी चाहिए? राम की आयु बताओ। तो राम की अनुपात में कितनी है? 3। तो इंटू में क्या रख देंगे? 3। तो 7 से 35 कर जाएगा कितनी बार? 5 बार। 3 को 5 से गुणा करेंगे, राम की आयु आ जाएगी कितनी? 15। क्लियर है? अगर श्याम की चाहिए होती तो इंटू में क्या कर देते? 4। तो 5 होकर 20। तो श्याम की आयु कितनी हो जाती? 20। अब आपको देखिए कि 15 और 20 अनुपात में तो कितने हैं? 3:4। लेकिन दोनों की आयु का योग कितना है? 35। यानी कि अगर हमें योग दे रखा है तो हम अनुपात का योग करेंगे, अगर हमें अंतर दे रखा है तो हम भी अनुपात में क्या करेंगे? अंतर करेंगे, और अगर हमें गुणनफल दे रखा है तो हम भी अनुपात में क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। कहानी समझ आ गई? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा दोनों की आयु का योग 108 वर्ष है। तो राम की आयु बताओ। किसकी आयु बतानी है? राम की आयु बताओ। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या दे रखा है? योग दे रखा है ना। तो हम भी क्या करेंगे? ये राम है और ये श्याम। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना? 4:5। फिर हमें क्या दे रखा है? दोनों की आयु का योग दे रखा है। तो भाई कुल योग कितना दे रखा है? 108। तो हम भी क्या करेंगे? यहां अनुपात में योग करेंगे। अनुपात में क्या करेंगे? योग करेंगे कि राम के 4, श्याम के कितने? 5। तो दोनों के योग कितना अनुपात में? 9। और उम्र में कितना? 108। तो भाई 9 अनुपात किसकी वैल्यू हो जाएगी? 108। हमें किसकी चाहिए? राम की। तो राम की अनुपात कितनी है? 4। इंटू में क्या कर देंगे? 4। तो 9 से ये कट जाएगी कितनी बार? 12 बार। 12 को 4 से गुणा करेंगे कितने बार? 48। कि राम की आयु कितनी है? 48 वर्ष। कहानी समझ आ गई? योग वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना। चाहे आपको अंतर देंगे तब भी आप क्या करेंगे? अनुपातों में अंतर करेंगे। अगर यहाँ अंतर दे रखा तो अनुपात में क्या करेंगे? अंतर। यहाँ अगर गुणनफल दे रखा तो अनुपात में क्या करेंगे? गुणनफल।
यहाँ अगर वर्गों का योग दे रखा है तो अनुपात में भी क्या करेंगे, वर्गों का योग यानी अनुपात का वर्ग का योग करेंगे। क्लियर है कहानी? जैसा देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 7:4 है तथा दोनों की आयु का अंतर 21 वर्ष है। तो राम की आयु बताओ। तो किसकी आयु बताओ? राम की आयु बताओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 7:4 है तथा दोनों की आयु का योग का अंतर तथा दोनों की आयु के बीच का अंतर का अंतर 21 वर्ष है। तो राम की आयु बताओ। तो भाई एक तो हो गया क्या, राम, दूसरा हो गया श्याम। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 7:4। फिर हमें क्या बता रखा है? दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है भाई? 21 वर्ष। कितने वर्ष दे रखे हैं? 21। तो यहां पर हमें अंतर दे रखा है ना, तो हम भी अनुपात में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। तो 7 और 4 के बीच में अंतर कितने का? 3 का। तो भाई अनुपात में तो अंतर आया 3 का, वर्षों में कितने का? 21। तो 21 वर्ष कितने अनुपात की वैल्यू है? 3। हमें किसकी चाहिए? राम की। तो राम के अनुपात कितने हैं? 7। तो इंटू में क्या रख देंगे? 7। 3 से 21 कर जाएगा कितनी बार? 7 बार। 7 को 7 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 49 वर्ष। कि राम की आयु 49। अब देखो कहानी, वापस समझ लो इस चीज को कि राम और श्याम की आयु का अनुपात हमें 7:4 दे रखा है। बाद में इनके बीच का क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो हम भी क्या देखेंगे कि 7 और 4 के बीच का अंतर है। कि पिछले क्वेश्चन के अंदर में योग दे रखा था तो हम अनुपात में क्या कर रहे थे? योग। अब अंतर दे रखा है तो हमने क्या किया? अंतर कि ये 7 है ये 4 है, तो इनके बीच में कितने का गैप है? 3 का। तो 21 की वैल्यू कर दी हमने 3 और इंटू में रख दिया क्या? 7। क्लियर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर हमें गुणनफल दे दे इसी प्रकार की क्वेश्चनों, जैसे क्वेश्चन आ जाए राम व श्याम की आयु का अनुपात, राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है तथा दोनों की आयु का गुणनफल 96 वर्ष है। तो राम व श्याम की आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है? क्वेश्चन यह है कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है तथा दोनों की आयु का गुणनफल 96 वर्ष है। तो राम व श्याम की आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो राम व श्याम की आयु के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? तो ये हो गया भाई अपने राम और ये हो गया श्याम। ये तो क्या हो जाएगा? राम और ये क्या हो जाएगा? श्याम। राम की आयु का अनुपात कितना? 2। श्याम की आयु का अनुपात 3। फिर आगे हमें क्या दे रखा है? इन दोनों के बीच का गुणनफल दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है? 96। कितने वर्ष दे रखे हैं भाई? 96। तो हम भी इन दोनों का क्या करेंगे? गुणनफल। तो 2 और 3 का गुणनफल किया कितना आया? 6। गुणनफल का मतलब गुणा करना। तो 2 को 3 से गुणा किया कितना आया? 6। तो ये जो 96 है ये किसकी वैल्यू है? 6 की।
तो 96 के अंदर हम 6 का भाग देंगे, तो 96 के अंदर 6 का भाग जाएगा कितनी बार? 16 बार। और ये 16 ध्यान रखना रूट में रहेंगे, किसमें रहेंगे? रूट में। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। इसका मतलब 1 की वैल्यू है कितनी? 4। 1 की वैल्यू कितनी? 4। 1 की 4 है। तो फिर पर्सन ने ये पूछा है तो राम और श्याम के आयु के बीच का अंतर बताओ, अंतर कितना? तो राम और श्याम के आयु के बीच में अनुपात कितने का अंतर है? 1 का ही अंतर है। और यहाँ पर 1 का मतलब कितना वर्ष है? 4 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। ये अंतर कितने वर्षों का है? 4 वर्षों का है। और अगर आयु पूछता तो 1 अनुपात का मतलब कितना? 4। तो भाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8। 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब आपको देखिए कि 8 वर्ष और 12 वर्ष 2 3 के अनुपात में है कि नहीं है? 8 को 12 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा कि नहीं आएगा? कहानी समझ में आ गई ना? तो यानी कि अगर आपको गुणनफल के अंदर संख्या दी जाती है तो यहाँ पर जैसे ही आप भाग देते हैं तो वो संख्या 1 का मान नहीं होता, वो क्या किस में रहता है? वर्गमूल में रहता है। क्यों रहता है? इसका रीजन क्या है? तो देखो इसे वर्गमूल के अंदर हमने कन्वर्ट क्यों किया, इसकी कहानी क्या थी? तो देखो कि जैसे मान लीजिए कि इसके आयु का अनुपात दे रखा है 2:3, तो हमने लिख दिया कि भाई 2x और 3x। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6x² होगा। क्या होगा? 6x²। बराबर के अंदर कितना है? 96 वर्ष। कितने वर्ष है? 96 वर्ष। जैसे 6 को इधर लेके जाएंगे बट्टा में रहेगा, तो हम लिखेंगे x² बराबर 96/6। तो 96 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा? 16। किसके बराबर? x² बराबर। तो यहां पर जैसे हम x का मान निकालेंगे तो 16 किसके अंदर आ जाएगा? रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटेगा ये रूट में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये x का मान कितना है? 4। तो फिर यहां पर रख दीजिए, x का मान 4, तो यहां भी x का मान कितना है? 4। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे कितने वर्ष? 8 वर्ष। 3 को 4 से गुणा करेंगे कितने वर्ष? 12 वर्ष। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप ध्यान में रख लो कि भाई जैसे ही गुणनफल की बात आए तो गुणनफल के अंदर 2 संख्याओं के गुणनफल में जैसे हम भाग देंगे तो वो संख्या किसमें रहेगी? रूट में रहेगी। किसमें रहेगी? रूट। जैसे कि अब देखो किसी प्रकार का आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ रहा है राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा दोनों की आयु का गुणनफल 320 वर्ष है। दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 320 वर्ष। तो राम व श्याम की आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो वह हम लिखेंगे एक राम और दूसरा है श्याम। तो राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। तो हमने लिख दिया राम 4 श्याम कितना? 5। क्लियर है? आगे हमें क्या दे रखा है? दोनों की आयु का गुणनफल। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे ना। तो 4 और 5 का गुणनफल किया मतलब गुणा किया। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आया? 20। क्वेश्चन तो कह रहा है 20 नहीं है भाई, कितना है? 320 है। तो ये 320 जो है वो किसकी वैल्यू है? 20 की वैल्यू है। तो 0 से 0 कर जाएगा। 32 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 16। तो ये 16 किसमें रहेंगे? रूट में रहेंगे। तो एक अनुपात का वैल्यू कितनी आई? 4। 1 का मतलब 4 है तो 4 का मतलब कितना होगा? 16 वर्ष। कितने वर्ष है? 16। और 5 का मतलब कितना होगा? 20 वर्ष। कहानी क्लियर हो गई? पूछा हमें क्या है? राम और श्याम की आयु के बीच का अंतर। तो भाई दोनों के बीच का अंतर कितने वर्ष का? 4 वर्ष। कहानी क्लियर हो गई? तो अगर आपको योग का कहेंगे तो अनुपात में क्या करेंगे? योग। अगर हमसे अंतर दिया जाए तो अनुपात का हम भी क्या करेंगे? अंतर। और अगर हमें गुणनफल दिया जाए तो हम भी अनुपात में क्या करेंगे? गुणनफल। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 की वैल्यू नहीं आएगी, वो किसमें रहेगी? वर्गमूल में। और वर्गमूल ज्ञात होगा वह 1 अनुपात का मान होगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए वर्गों का योग। क्या दे दिया जाए? वर्गों का योग। तो कैसे करें? अब देखो जैसे क्वेश्चन लिख दिया गया ए बी सी की आयु का अनुपात, ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है।
तथा उनकी आयु के वर्गों का योग, तथा उनकी आयु के वर्गों का योग 261 वर्ष है। तो ए व सी की आयु का गुणनफल क्या होगा? ए व सी की आयु का गुणनफल क्या होगा? क्या भाई क्वेश्चन है, ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा उनकी आयु के वर्गों का योग है 261 वर्ष। तो ए व सी की आयु का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए कि हमारे पास में ए बी और सी, इनकी आयु का हमें अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:4। फिर आगे क्या दे रखा है? वर्गों का योग। किसका योग दे रखा है भाई? वर्गों का योग। तो हमें भी यहां पर क्या करना है? वर्गों का योग करना है। तो भाई 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो हम इनका योग करेंगे। इनका क्या करेंगे? योग। तो 4 और 9 जोड़े कितने हुए? 13। 13 और 16 जोड़ दिए कितने हो गए? 29। लेकिन ये 13 29 नहीं, कितने हैं? 261। तो 261 के बट्टा में क्या रखेंगे? 29। तो 261 को 29 से काट लेंगे, कितना आएगा? 9। कितने आएंगे? 9। और ये 9 किस में रहेगा? रूट में रहेगा। तो 9 किसका वर्गमूल होता है भाई? 3। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आया? 3 आया। एक का मतलब 3 है। तो आगे हमें पूछा है ए व सी की आयु का गुणनफल क्या होगा? तो पहले तो एक की आयु निकालो। एक अनुपात का मतलब कितना? 3। तो 2 अनुपात का मतलब कितना हो गया? 6 वर्ष। बी का निकाले तो कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। सी का निकाले तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो ये है इनकी आयु कि 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष, जो 2 3 4 के अनुपात में है। प्रश्न ये पूछा है ए व सी की आयु का गुणनफल क्या होगा? तो ए की आयु कितनी है? 6 वर्ष। सी की आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो 6 को हम किससे गुणा करेंगे? 12 से। तो 6 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 72 वर्ष। तो आपका आंसर क्या होगा? 72 वर्ष। कि अंतिम में पूछा है ए व सी की आयु का गुणनफल, तो 72 वर्ष। क्वेश्चन पूछता कि ए की आयु कितनी है? 6 वर्ष, बी की 9 वर्ष, सी की 12 वर्ष। क्लियर हो गया सबके? इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे कि चाहे हमें अगर अनुपात में देख करके गुणनफल दे तो हम अनुपात में क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। योग दे तो हम अनुपात में क्या करेंगे? योग करेंगे। अंतर दे तो हम अनुपात में क्या करेंगे? अंतर करेंगे। और वर्गों का योग दे तो हम भी अनुपात में क्या करेंगे? वर्गों का योग करेंगे। क्या करेंगे? वर्गों का योग, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।